ये आपका सिलेबस है 2022 का जो आपकी परीक्षा हुई पात्रता, तो लास्ट ईयर का यही आपकी पात्रता का सिलेबस था। इसमें 1 to 5 के लिए ये आपका गणित है, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें से आपकी यूनिट फर्स्ट दे रखी है, जिसमें आपको 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या हुई, स्थानीय मान हुई, उनकी तुलना करना, गणितीय मूल सक्रिया जिसमें जोड़, बाकी गुणा, भाग और भारतीय मुद्रा, ये टॉपिक दे रखे थे, ठीक है। सेकंड यूनिट में ये दे रखा था भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न कौन सी होती है, समान हर वाली भिन्नों की तुलना करना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली भिन्नों की तुलना करना, यानी भिन्नों से संबंधित था। इसमें भी अभाज्य एवं संयुक्त संख्या है और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, लघुत्तम समावर्त क्या है और महत्तम समावर्त, यानी आप कह सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मोस्टली देखा जाए हर टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मोस्टली वो सिलेबस से संबंधित टॉपिक है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से एक नियम से भी क्वेश्चन बना था, ठीक है, औसत से भी बना था, लाभ हानि से भी बना था, और जो सरल ब्याज है यहाँ से भी बने थे। यानी ओवरऑल देखा जाए ये 6 यूनिट हैं, तो 5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे एक नियम का 1 क्वेश्चन था, औसत का 1 क्वेश्चन था, लाभ हानि का शायद 1 क्वेश्चन था, और सरल ब्याज से संबंधित 2 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार ये टोटल 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप में मैं अभी प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, तब देखना, ठीक है। बाकी ये है समतल और वक्रतल, जो भी समतल और ठोस ज्यामिति है उनसे संबंधित। यहाँ पे जैसे कि बिंदु क्या है, रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखाखंड, कोण, उनके प्रकार, यहाँ कोण से क्वेश्चन बना था, ठीक है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, जैसे लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन और उनकी जो इकाइयाँ होती हैं उनसे संबंध में, वर्गाकार जैसे आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल एवं परिमाप, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 5 पूछे गए थे, ठीक है। जैसे कि आपके वर्गाकार से भी पूछ लिया गया था एक क्वेश्चन, एक आयताकार से भी पूछ लिया गया था, पृष्ठतल का क्षेत्रफल परिमाप या परिमाप से समतल जो चतुर्भुज होता है उससे पूछा गया था, ठीक है। कोण से पूछ लिया था एक क्वेश्चन, और क्या और कहाँ से पूछा गया था, एक आपका मापन से संबंधित पूछा गया था, यानी आपको 1 मीटर स्क्वायर दे रखा था, उसे मिली सेंटीमीटर में आपको बताना है स्क्वायर में कितना मान होगा। इस प्रकार की चेंजिंग आपकी कह सकते हैं मापन से पूछा गया था। तो इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन थे। ऐसे अब आ जाते हैं टीचिंग मेथड, यहाँ तक तो था सब्जेक्टिव, यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक आपके 20 क्वेश्चन बन गए थे। अब यहाँ से 5-5 पूछे जाते हैं, यानी आपके टीचिंग मेथड है। जैसे कि गणित की प्रकृति, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तर्क शक्ति पाठ्यक्रम में गणित की क्या महत्ता है या महत्व है, ठीक है, इंपॉर्टेंस। गणित की भाषा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। सामुदायिक गणित क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन हम मैनेजमेंट करते हैं उनसे संबंधित। तो यहाँ से 5 बने थे। तो एक तो गणित की प्रकृति से एक बना था, एक तर्क शक्ति पर नहीं बना था, तर्क शक्ति पर एक स्टेटमेंट पूछा था, ठीक है। बाकी पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, यहाँ से पाठ्यक्रम यानी करिकुलम बोलते हैं इसे, तो यहाँ से क्वेश्चन बना था कि करिकुलम है वो किस भाषा से लिया गया है। गणित की भाषा से एक क्वेश्चन बना था। एक सामुदायिक ये गणित है ना, इसे आप सोशल के फैक्टर के रूप में यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, कोई परिभाषा पूछी थी, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। और बाकी आंकड़ा प्रबंधन से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। तो इस प्रकार ये यहाँ से 5 क्वेश्चन थे, और शायद मैंने 4 बता दिए हैं, हो सकता है मुझसे एक क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। बाकी औपचारिक अनौपचारिक विधियों का मूल्यांकन से क्वेश्चन बनते हैं, और ये ध्यान रखना है। शिक्षण की समस्याएं क्या हैं, ये भी क्वेश्चन बना था, यहाँ से एक मूल्यांकन से एक क्वेश्चन था। त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण अधिगम से संबंधित होंगी, और जो निदानात्मक उपचारात्मक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने 1 2 3 की मालूम है, बाकी हम अब जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका सिलेबस है, इसी आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं प्रीवियस में, ठीक है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये हम जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ये भी जानकारी के लिए बता दूं, ये जुलाई वाला क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जो लास्ट बार आपकी पात्रता हुई थी 2022 में, ये तभी का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 30 क्वेश्चन थे। आपके 20 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्टिव थे, 10 क्वेश्चन आपके जो पेडागोजी मैथ की होती है उससे संबंधित थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था, 91 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से जो 10 क्वेश्चन है ना पेडागोजी के, हम पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कर लेंगे, ठीक है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा था गणित में स्लाइड रूल का क्या उपयोग होता है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गुणन एवं भाजन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, और ये अच्छा क्वेश्चन है। और मोस्टली देखो मैं आपको बता दूं, ये किन किन परीक्षाओं में पूछ लिया है। राजस्थान में एक होती है RPSC की संस्था के द्वारा कराई जाती है सेकंड ग्रेड, जैसे आप TGT मैथ्स बोल सकते हैं, या साइंस के थ्रू, या अन्य सब्जेक्ट भी होती है इनमें। तो जो मैथ वाली होती है ना, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। अब आपको एक जानकारी के लिए बता दूँ, आपकी रीट हुई थी, एक रीट कब हुई थी, ये सितंबर में हुई थी, 21 सितंबर शायद हुई थी 2021 में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि रीट लेवल 2 साइंस मैथ का पेपर है ना, और SST वालों का जो लेवल 2 6 to 8 वाले टीचर बनते हैं,
इसमें से चूरू डिस्ट्रिक्ट में कुछ ने परीक्षा नहीं दी थी क्योंकि पेपर खुला हुआ मिल गया था उन्होंने, तो करीबन 300 या 600 छात्र थे। तो इनकी फिर दोबारा से आपके BSER बोर्ड लगता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो 11 12 सॉरी 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षा लेता है वो बोर्ड, उसी ने कराई थी ये परीक्षा। फिर इन्होंने फिर अक्टूबर में, ये सितंबर में हुई थी, फिर अक्टूबर में फिर इन्होंने अलग से एक एग्ज़ाम बनाया। फिर वो एग्ज़ाम जो हुआ था वो 1 अक्टूबर 2021 में करा लिया था इन्होंने। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप साइंस मैथ के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखना, ये मैंने कराया है क्वेश्चन, इस वजह से मुझे मालूम है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो पूछा गया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपका व्रत होता है का क्षेत्रफल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो इनमें से जैसे आगमन विधि है, निगमन विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोगशाला विधि है, तो इसका राइट आंसर होगा ना वो प्रयोगशाला विधि है, क्योंकि बच्चे इसे घर पर भी सीख सकते हैं। इनमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उन्हें बच्चा घर पर सीख सकता है। तो ये करके सीखने पर, लर्निंग बाई डूइंग पर आधारित होती है। क्या व्रत का क्षेत्रफल जो पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि हम मानेंगे तो बच्चा इसमें करके घर पर भी सीख सकता है, तो ये प्रयोगशाला विधि मानी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन है जो अक्टूबर वाली परीक्षा हुई थी ना, जो अक्टूबर में हुई थी, मैं बता रहा हूँ आपको, लेवल 2 साइंस मैथ, लेवल 2 साइंस मैथ, आप देखना उसमें भी ये शायद क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये व्रत का क्षेत्रफल निकालने से संबंधित। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है, जैसा देख पा रहे होंगे, कि बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। अब हमने जो सिलेबस देखा था उस सिलेबस में हम मैथ की जो नेचर होती है, यानी गणित की प्रकृति होती है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो देखो ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। हालांकि देखा जाए रीट जो हुई थी जुलाई में पात्रता, इसमें मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड पूछ लिए थे पेडागोजी के, यानी जो पहली परीक्षा में पूछ लिए हैं किसी भी परीक्षा में वो वहाँ पे यहाँ पे यूज कर लिए थे एग्जामिनर ने, क्योंकि ये जो एग्जामिनर है जिसने सेट किया है, ये 2018 का पेपर भी उसी ने सेट किया है, क्योंकि ये 10 की पेडागोजी जो पूछी जाती है वो मोस्टली उसने कॉपी की है, यानी पुराने पेपरों से, या तो 2018 वाले से, या इसमें जो अक्टूबर का परीक्षा हुई थी जो लेवल 2 वाली साइंस मैथ की, उसे उठा लिया है उसने। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जा सकती है। ये बात सही है, क्यों गणित अमूर्त ही होता है एक तरह से, क्योंकि माना कि x, उसके आधार पर आप बहुत सारी चीज़ें मान निकालते हो। सेकंड है, गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है। ध्यान रखना, जब गणित में हम सामान्यीकरण करते हैं यानी जनरलाइजेशन, तो उसका क्षेत्र सीमित नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी बृहद बोल सकते हैं। तो ये कथन है, ये गलत हो जाएगा, ये गणित की प्रकृति नहीं है। अब हमें यही पूछा था ना, संबंधित नहीं है। बाकी है, गणित एक सार्वभौमिक विषय, सभी जगह लागू होती है, चाहे वो देश हो विदेश हो, कहीं पर भी। बाकी संख्या, स्थान, मापन इत्यादि गणित के ये आधार होते हैं, ये बात सही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1 नंबर ऑप्शन पॉजिटिव था, सही था, सी भी सही था और डी भी सही था। जो गलत था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो इसका राइट आंसर बी होगा। और मैंने बता दिया है ये आपकी, अगर आप है रीट, मैं अभी इसी वीडियो के अंदर सॉल्यूशन कराऊंगा। रीट 2018 में जो हुई थी आपकी पात्रता परीक्षा तो नहीं बोलेंगे, उससे सिलेक्शन ही हुआ था। ये तो पात्रता 2021 के बाद हुई है, जब रीट लेवल 2 साइंस में तो SST वालों का पेपर लीक हो गया था, तो आपको मालूम होगा। तो उस 2018 की वैकेंसी में लेवल फर्स्ट में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये सभी कथन पूछे हुए, नहीं तो आप है जब मैं कराऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछा है शब्द करिकुलम शब्द किस भाषा से दिया गया है। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, चाहे आप BEd करो या DLEd करो, तो ये बुकें होती है ना जब DLEd करते हैं तो उस दौरान यही चीज़ें पढ़ाई जाती है आपको। तो ये करिकुलम में लैटिन भाषा से लिया गया है, और करिकुलम को ही हम पाठ्यक्रम बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, या पाठचर्या भी बोल देते हैं। तो ये टर्म यूज की जाती है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। ये भी आपका ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ है, चाहे वो 2016 की भर्ती हो, चाहे वो आपकी 2013 वाली है, ठीक है, उसी में कहीं पर मिल जाएगा आपको। मैं कराऊंगा तो बताते चलूँगा, और बता रहा हूँ मैं कई रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिए सभी। ये क्वेश्चन था जो मतलब कह सकते हैं उन्होंने नया बनाया था। और ये आपके, अब ये भी बता दूं, RPSC सेकंड ग्रेड वहाँ पर ऑलरेडी पूछा, लेकिन इसे पूछने का तरीका अलग था वहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें पूछा है गणित में जो सारणी हम बनाते हैं किस, यानी इसका विशेष उद्देश्य क्या है। जो सारणी बनाते हैं ना टेबल, तो उनका विशेष उद्देश्य क्या होता है। तो देखो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊँ, इसका राइट आंसर होगा कौशल यानी स्किल। ध्यान रखना, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं ना ये वाले, अगर आप है जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य होते हैं तो उनको 3 भागों में बांटा है। जैसे कि पहला ज्ञानात्मक भाग होगा, दूसरा भावात्मक होगा, तीसरा होता है फिर आपका क्रियात्मक बोल सकते हैं। तो इनको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बांटा है। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, इसे ब्लूम ने बांटा है। तो इनमें 6 स्टेप रखे हैं उन्होंने ज्ञानात्मक भाग के, कि जैसे कि पहले बच्चे को ज्ञान होगा, फिर ज्ञान का वो, जैसे हम एक चीज़ बताते हैं जानकारी के लिए कि जब BEd की होगी ना, आपने पाठ्य योजना पढ़ाई हो, वो पाठ्य योजना बनाई होगी,
तो हम लेसन डायरी बनाते ना, उनमें ही ये जो शब्दों का उपयोग कर सकते थे। और वहाँ पे किया था जैसे आज हम इस प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे और बच्चे हैं इसका प्रत्यय विज्ञान प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, इस प्रकार के हम स्टेटमेंट लिखते थे उसमें जब पाठ्य योजना बनाते थे। तो ये वहाँ पर उन्हीं का रोल है, ये यहीं पर क्वेश्चन पूछने का रोल यही है कि ये कह रहा है कि गणित की सारणी बनाने के विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, तो वो कौशल आएगा। लेकिन जो मैं अब ये बता रहा हूँ ना, ये ज्ञान बोध अनुप्रयोग, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 स्टेप थे। दूसरे पे आएगा आपका ज्ञान होगा, फिर उसका अवबोध होगा उसे, या बोध बोल सकते हैं इसे, अंडरस्टैंडिंग, फिर इसका फिर अनुप्रयोग करेगा इस ज्ञान का, ठीक है, जो भी उसे सीखा है या अंडरस्टैंडिंग बना रही है तो अनुप्रयोग करेगा, फिर उसका संश्लेषण, फिर विश्लेषण, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन होता है, लास्ट में 6 नंबर पे आता है। तो ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये वहाँ से क्वेश्चन बनाया उन्होंने, और ये आपके सेकंड ग्रेड में बहुत पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड मीन्स ये टीजीटी चाहे साइंस हो या मैथ हो, वहाँ पर ये क्वेश्चन पर्टिकुलर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और ये वहाँ से उठा के यहाँ पटक दिया उन्होंने, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये सब्जेक्टिव है, लेकिन हम पहले टीचिंग मेथड से ही संबंधित करेंगे सभी क्वेश्चन, फिर उसके बाद है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें करेंगे। अब इसके बाद है यही है शायद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। 116 नंबर देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो स्टेटमेंट पूछ लिया केवल कि जैसे संकेत मानव के अवचेतन मन का है जो अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन है गणित के किस मूल्य से संबंधित है, जैसे कि बौद्धिक से है, सांस्कृतिक से मूल्य से है, या आपके कलात्मक मूल्य से, या सामाजिक मूल्य से। अगर इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कलात्मक मूल्य से संबंधित होगी, जिसे एरिस्टिक वैल्यू बोलते हैं। अब ये कहेंगे ये क्वेश्चन कहाँ पे आया था, ये RPSC वही सेकंड ग्रेड, यानी मैंने बार बार कह रहा हूँ इस एग्जामिनर ने प्रीवियस के आए हुए क्वेश्चन ही इसमें पूछ लिए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन। आप प्रीवियस के क्वेश्चन देखना, वहाँ पर सभी मिल जाएंगे मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वहीं से पूछा है, आप तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 117 नंबर। इसमें क्या पूछा है, ये कह रहा है कि निरीक्षण करो और सीखो, सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है। अगर आप ओवरऑल देखें, यानी आप ऑब्जर्व करेंगे किसी चीज़ का और उसे उसी से सीखेंगे, यानी ऑब्जर्व करो और सीखो, तो ये आपकी प्रयोगशाला विधि से संबंधित है। तो बता दिया है ये प्रयोगशाला विधि से संबंधित है, और ये भी आपके जो लेवल 2 मैं बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना, लेवल 2 साइंस मैथ, और ये आपका हुआ था अक्टूबर में जो पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा था, अक्टूबर 2021 ये पुनः परीक्षा करवाई गई थी, उसमें ये कथन पूछा गया था। तो वैसे भी आप सीटेट वगैरह देखेंगे उसमें भी ये पूछा हुआ है, ऑलरेडी 2016 में पूछा है ये सीटेट में। तो निश्चित तौर से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन ही रिपीट करे जा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि जैसे गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किससे संबंधित है, तो ये आपके हॉगवेन से संबंधित है। ये भी आपका चाहे तो रीट आप है 2016 वाली देख लेना या 13 वाली, ये उसी में से किसी में पूछा हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है, ठीक है। और वैसे तो मैं सॉल्व करवा ही रहा हूँ तो बताते चलूँगा साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। आपको ऑब्जेक्ट बताना है कि जो निदानात्मक परीक्षण को आप है इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। तो इसका वैसे देखा जाए ना, रोल क्या होता है कि जो बच्चा सीख नहीं रहा है तो उनके रीजनों को जाना जाता है, यानी कारण जाने जाते हैं। अब रीजन जानोगे तो उसे ही हम निदानात्मक परीक्षण या इसे ही नैदानिक परीक्षण, विभिन्न नाम हो सकते हैं इसके पर्यायवाची के रूप में। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखें इन सभी ऑप्शनों में से ध्यान से, तो पहला कह रहा है कि शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना होता है। तो ये टेस्ट इनसे संबंधित नहीं होता है, क्योंकि शिक्षक से कोई रोल नहीं है, हमें तो यहाँ पर स्टूडेंटों से मतलब होता है। बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना, ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन विभिन्न कौशलों का विकास है वो आप उपचारात्मक परीक्षण में करेंगे, उपचारात्मक, ठीक है, उपचारात्मक एक परीक्षण होता है उसके अंतर्गत किए जाते हैं। बाकी गणित के विषय के अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, ये हो सकता है, क्योंकि आप किसी के रीजन जानोगे पढ़ाने से संबंधित बच्चे को, मतलब ये है कि आप पढ़ा रहे हो, बच्चा सीख नहीं रहा है तो उसके रीजन जाने जाते हैं, उन रीजनों को ये सुधार किया जाता है, वो किया जाता है फिर उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर देखो टर्म यूज की गई है, क्या हम नैदानिक परीक्षण पढ़ते हैं या निदानात्मक, उसका यही रोल होता है कि बच्चे की कमियों को पहचानना, ठीक है। अब उन पर अमल करना है यानी उन्हें सही करना है, तो उसके लिए फिर किया जाता है उपचारात्मक परीक्षण। ध्यान रखना है यहाँ पर उपचारात्मक परीक्षण से ही संबंधित पूछ लिया है यहाँ, यानी ये स्टेटमेंट है उपचारात्मक शिक्षण कह सकते हैं या उपचारात्मक परीक्षण भी बोल सकते हैं, तो उसी से संबंधित है ये। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी शिक्षण विधियों की उपयोगिता की जांच करना ये इसका रोल होता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नैदानिक परीक्षण है आप किसी का भी पढ़ना, विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो नैदानिक परीक्षण पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज़ निकल के आती है मेन, कि बच्चों की कमियों को जानना, ठीक है, यानी कारण जानना, और बाकी उसका अमल करना है या उसे सही करना है, तो उसके लिए उपचारात्मक परीक्षण होता है। और ये सभी स्टूडेंटों से संबंधित होंगे, इसमें शिक्षक का कोई रोल नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 120 नंबर के, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने की कौन सी व्यवस्था है लागू नहीं की जाती है, या जिस विधि में ये चीज़ें नहीं होती है खेल खेल के द्वारा सिखाया जाता है बच्चों को। तो देखो मोंटेसरी विधि में होता है निश्चित तौर से, किंडरगार्टन है ये भी होता है प्रोबेबल वाली, बाकी डॉल्टन है ये भी होता है। लेकिन जो व्याख्यान विधि है ना, इसमें क्या होता है, जो आपका टीचर होता है ना वो तो आपका एक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि वो समझा रहा है आपको। बाकी जो स्टूडेंट होंगे वो आपके इनएक्टिव होंगे। इनएक्टिव मीन्स ये है कि वो निष्क्रिय होंगे, तो इस वजह से ये अमनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। और हमें चाहिए बच्चों से संबंधित जो वैज्ञानिक विधि हो, ठीक है। तो वैज्ञानिक विधि में चाहे मोंटेसरी हो, किंडरगार्टन हो और डाल्टन, ये सभी आती है। अन्य विधियाँ भी आती हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो वो साधारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 96 नंबर, ये जो बना है। अब आप यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके सब्जेक्टिव होंगे, यानी जो आपके सिलेबस दे रखा था उसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन था 10,20,305 आंकिक रूप कैसा होगा, यानी सही आंकिक रूप बताना है। तो इसमें से आप डायरेक्टली इन दोनों ऑप्शनों को उठा सकते हैं, क्योंकि 10 से शुरुआत ही नहीं हो रही है, तो इनकी हो रही है, ये हो सकता है, और 20,000 ये हो सकता है, और बाकी 305 है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट है 97 नंबर। ये पूछ रहा है कोई अंक दे रखे हैं 2, 5, 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइएगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर भी बताइएगा। बाकी बताए गए अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होंगे ये भी बताना है। तो ओवरऑल देखा जाए ना इस क्वेश्चन में, आप खुद से ही देख लीजिएगा कि हमें बड़ी संख्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। पहले 8 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो ऐसे बन जाएगी ये बड़ी संख्या। ये बनेगी 8,700 कह सकते हैं 52, ठीक है, ये बन गई। छोटी संख्या कब बन सकती है, जब हम छोटे से शुरुआत करें, 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 8 से। अब दोनों का अंतर निकालना है ना, तो अंतर के लिए इसे घटा देंगे। तो अंतर आप घटाएंगे, खुद से घटा के देख लेना, ये आएगा समथिंग 6174, ठीक है। अब क्या कह रहा है लास्ट में क्वेश्चन कि ये अंतर जो निकला है ना, ये वाला 6174, इसमें है किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो देखो पीछे इसमें 4 है, तो नीचे तौर से समय, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। अब देखो 3 और 9 बची। अब 3 और 9 को हम ऐसे डिवाइड बता सकते हैं कि अगर 3 का भाग जाएगा वो फिर 9 का भी चला जाएगा, जिसमें 9 का जाएगा उसमें 3 का भी चला जाएगा। आप इसमें 3 का भाग तो एक देख लीजिएगा, 3 दूनी 6, फिर ये हो जाएगी आपकी 17, तो इसमें 3 5 15, यानी 2 बचेगी, 3 8 24, यानी कह सकते हैं 3 का जाएगा, 9 का भी चला जाएगा, 5 का नहीं जाएगा। 5 के जाने के लिए या तो आपके पास पीछे 0 हो, अगर 0 नहीं है तो फिर आपको 5 का अंक होना चाहिए, कोई भी, तब जा सकता है, अदरवाइज इसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फिर हम सी पे जाएंगे, यानी 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि नहीं जाएगा भाग, आप खुद से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कि इसमें से 5 का आपको स्थानीय मान चाहिए और जो 500 नहीं है, यानी सिंपल सा इसमें ये क्वेश्चन पूछा है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जो अंक जहाँ पर है ना उसी के बाद जितने भी अंक हैं उसमें 0 लगा दीजिएगा। जैसे कि इसमें दे रखा है 2569 दे रखा है, ठीक है। तो 2569 में 500 के बाद ये देखिए कितने अंक हैं, 500 के बाद 2 अंक हैं, तो आप 5 रखिएगा, जितने अंक है उतने 0 लगा दीजिएगा, यानी ये 500 बन रहा है, ठीक है। सेकंड में देखिएगा ये 6529 है, इसमें 5 के बाद कितने अंक है, 2 हैं, 2 कौन कौन से, 2 और 9, तो इसमें डबल 0 लगा दीजिए, क्योंकि इसमें 2 अंक आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी 500 हो जाएगा। अब 9562 है, इसमें देखिए 5 के बाद कितने अंक हैं, 2 हैं, तो डबल 0, यानी कि टोटल 3 ऑप्शनों में 500 अंक कह सकते हैं प्लीज़ वैल्यू आ रही है। लेकिन इसको देखिएगा, इसमें क्या आ रहा है कि इसमें 9256 है, और 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 है, तो 1 0 आएगी, ये 50 ही बन पा रहा है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है एक अवरोही क्रम कौन सा होगा, यानी अवरोही क्रम का होगा सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। इस प्रकार आपको ये क्रम बताने होते हैं, यानी बड़े से छोटे की ओर। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, लेकिन अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। आप ये आपको भिन्न दे रखी है, इन सभी में क्या होगा, कोई एक भिन्न ले लीजिएगा, आप उससे मान निकालिएगा। जैसे कि मैंने बी नंबर ऑप्शन ले लिया कि ये सही है नहीं, हम इसे डिसाइड करेंगे बाद में। 3 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो हम पॉइंट लगाएंगे। अब देखेंगे 4 का भाग हम 30 में हो जाएगी, क्योंकि हमने भाग टूटी बिंदी बोल सकते हैं या डॉट बोल सकते हैं, जैसे ये 0 हो जाए बढ़ जाएगी, तो इसमें ये 30 हो जाएगी। तो 4 7 28, फिर 2 बचेगी, 4 5 20, यानी 0.75 बार गया। इसी प्रकार अन्य में देख सकते हैं, जैसे इसमें देखेंगे 2/3 में, तो ये आएगा 0.66। इसी प्रकार आप 1/2 में देखेंगे तो ये 0.5 आएगा। 2 बाकी ऑप्शन देखें तो जैसे कि 2/5 है, तो 2/5 में यानी पॉइंट, फिर इसमें 20 हो जाएगा, तो 4 5 20, यानी ये 0.4 आ जाएगा। अब इसमें देख लीजिए सबसे बड़ी ये है, फिर उससे छोटी ये है, फिर उससे छोटी ये है, फिर उससे छोटी ये है, तो यही क्रम हो जाएगा। तो राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और फिर अपने आधार पर भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ यही हो, आप और लॉजिक हो, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं। जैसे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आ गया,
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, तो यानी 9 8 से अधिक है, तो इसका मतलब ये अधिक है किससे, इससे। अब इसमें देख लीजिएगा, जैसे मैं इधर करके बता दूं, ये सबसे बेस्ट रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन मैं तो ये लॉजिक है ना, ये वो लॉजिक है जहाँ पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप कितना भी टफ हो तो भी आसान तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, ये छोटी भिन्नों पर लागू होता है, बड़ी भिन्न आगे मान लीजिए 222 और ऐसे मान लीजिएगा ये 221 है, 221 बट्टे 222, और फिर दूसरी भिन्न आ गई आपकी 541 बट्टे कह सकते हैं 651। अब इसमें से बतानी है कि बड़ी भिन्न कौन सी है, हालांकि इसमें भाग दे के बता सकते हैं, लेकिन और भी इसमें भिन्न आ सकती हैं। तो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि होंगे ही नहीं इतनी मल्टीप्लाई करेंगे जब तक, तो क्वेश्चन में टाइम निकल जाएगा। तो इस वजह से ये छोटी संख्याओं के लिए होती है। तो मैं करके बता देता हूँ यहाँ पर मैं आपको ये सभी कि किस प्रकार कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपको मैंने बताया वो चीज़ ध्यान रखनी है, छोटी भिन्नों पर ये लागू होगा, बड़ी भिन्नों पर नहीं होगा। जैसे कि इसमें देखो ये कह रहा है 3/4 है, 2/3 है, 1/2 है, और 1/2 है, और 2/5 है। आप देख क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इससे इसी का कीजिए, 3 तरह का 9 हो गई, इसका इससे कीजिए, ये 8 हो गई। तो देखेंगे कि 9 बड़ी होती है 8 से। अब इसमें दोनों में देखिएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 आ जाएगी, यानी ये 4 है 3 से अधिक है। यानी अब ये क्रम है ना सही चल रहा है, क्योंकि एक बड़ी निकल रही है सामने वाली, फिर अगली वाली जो संख्या आ रही है वो छोटी हो रही है। इसी क्रम में हमने दूसरे में देखा था, यानी ये वाली बड़ी थी और ये वाली छोटी थी। अब इनमें देख लेते हैं 1/2 और 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगी। यानी हालांकि देखा जाए लास्ट में भी यही आ रही है, 5 बड़ी है 4 से, यानी यही क्रम हो जाएगा डायरेक्टली। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी अन्य ऑप्शन में ऐसे करके देखेंगे तो आपको गलत मिलेंगे स्टेप, ठीक है। तो ये मैंने करने का तरीका बताया है, बाकी आप जानते हैं तो सबसे ये बेस्ट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है 100 नंबर, इसमें पूछा है कि 1 से जो 30 तक के बीच में जो भी अभाज्य संख्या है बताइए कितनी है। तो सिंपल तौर पे देख लीजिए, अभाज्य संख्या भी संख्या होती है जिसमें 1 का और जो भी संख्या होती है उसका भाग जाए, यानी इन दोनों का ही जाए। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए मैं 2 ले लूँ, तो 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 का, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। तो यानी ये एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 3 हो जाएगी, इसी प्रकार 5 हो जाएगी, इसी प्रकार 7 हो जाएगी, इसी के बाद 11 हो जाएगी, फिर इसके बाद 13 हो जाएगी, इसके बाद फिर 17 हो जाएगी, इसके बाद 19 हो जाएगी, इसके बाद 23 हो जाएगी, इसके बाद 24 25 26 27 28 29। अब गिन लीजिएगा कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये है कि इनमें से बताना है कि किसका अनुपात है सबसे बड़ा है। सिंपल है, हमने भिन्न की थी, तो आप देखेंगे सभी के भाग दे के देख लेना, सबसे बड़ा भाग इसी का आएगा, सबसे बड़ा अनुपात। क्योंकि आप 19 में 2 का भाग देंगे तो ये 9.5 आएगा, और इससे बड़ा कोई भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप 25 में 7 का देंगे, 7 या 21, बचेंगे 4 40 हो जाएगी, तो 7 पत 35.5 के समथिंग आएगा। यहाँ पे देख लीजिए 3 दूनी 6 और 0.33 आएगा, और इसमें देंगे तो 9 चौक 36 होता है, लेकिन 3 बार जाएगा तो 9 3 27, बचेंगे 9 3 27, फिर बचेंगे 8 8 80 हो जाएगा, 9 में 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम देंगे 9 8 72, तो 3.8 के समथिंग। तो देख लीजिए सबसे बड़ी यही होगी, क्योंकि यही पूछा ना अनुपात सबसे बड़ा है, तो वो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है 420 का सही अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आप करके देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड जैसे 400 रख लीजिए 420, और इसमें आप शुरुआत कीजिएगा छोटे अंक से भाग देना, जैसे 2 से तो 210 हो जाएगा, फिर 2 से फिर 105 हो जाएगा, फिर इसमें 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम आ रहा है लास्ट में, तो 3 से देख लिए, 3 तरह का 9 3 5 15, फिर 5 से देख लिए, 5 7 35, फिर 7 से 1, तो यानी डबल बार 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ये किस कह सकते हैं ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखें, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे देख पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 से 3 देखिएगा ध्यान से, ये क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम तो 60 है और आपका एचसीएफ 5 है, तो निम्नलिखित में से वह संख्याएं कौन सी होंगी। आप एक काम कीजिएगा, एचसीएफ एलसीएम निकालना तो जानते होंगे, आप इन ऑप्शनों के आधार पर कीजिएगा, वो आसान रहेगा। आप तो ये देखिएगा इन में से कौन सा ऑप्शन है जिसका एचसीएफ यानी जिसे महत्तम समारोह बोलते हैं, एचसीएफ 5 आ रहा है। तो चलो मैं आपको एक ऑप्शन ले लेता हूँ, सी नंबर। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको मालूम होगा, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से भाग जाएगा, क्यों 2 से तो जाएगा नहीं, कम से कम संख्या में देना हो, मतलब कम से कम ऐसी संख्या लेनी होती है जिससे कि इसमें भाग चला जाए।
तो 2 से जाएगा नहीं, 3 का देते हैं, 3 5 15 होगा, फिर 5 का देंगे तो एक बार। इसी प्रकार आप 20 को ले लीजिएगा, अब 20 में दीजिएगा भाग, कम से कम 2 से देंगे तो 10, फिर 2 से, फिर 5, फिर 5 से एक बार। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या आना है, कॉमन आ रहा है 5, क्योंकि 5 इसमें भी भाग दिया था, 5 इसमें भी, ये दोनों कॉमन फैक्टर होता है ना, वही एचसीएफ होता है। तो ये ऑप्शन नंबर कह सकते हैं आपका सी सही हो जाएगा। क्यों, हमें तो केवल, या फिर एलसीएम देख लेते हैं, चलो एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो दोनों एक साथ लेते हैं, जैसे 15 और 20। अब इसमें कॉमन के लिए ये है कि आप जो भी फैक्टर बनाएंगे ना वो कॉमन के रूप में चलेंगे। जैसे कि आप है, जैसे कि इसमें भाग दे के देखिए, कम से कम छोटी संख्या का देना है कि 2 का देंगे तो ये 10 हो जाएगी, ये 15 की 15 रहेगी, क्योंकि इसमें 2 का भाग है 15 में नहीं जाता है, ये विषम संख्या इस वजह से। फिर अगला बार फिर 2 से देंगे तो ये 5 हो जाएगी, ये 15 ही रहेगी। फिर 5 से देंगे क्योंकि ये 3 बार कट जाएंगे और ये एक बार, फिर 3 का देंगे तो ये एक एक आ जाता है लास्ट में, तब छोड़ देते हैं। फिर अब देखिएगा ये इसके गुणनखंड बने, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी आप कह सकते हैं एलसीएम सही आ रहा है, 60 आ रहा है। और एचसीएफ हमने यहाँ पर करके देखा था इनका, तो एचसीएफ निकल के आया था 5। और इनके डायरेक्ट निकालने की भी मेथड होती है, वो होती है कि एलसीएम की बात करेंगे तो a इंटू बी बराबर 60 दे रखा है, और जब एचसीएफ की बात करते हैं a प्लस बी बराबर 5 दे रखा है। तो आप इससे भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, और फिर आपके ऊपर डिपेंड है आपने कैसे सीखा है, उसी आधार पर कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 104 है, ये पूछा है कि कोई अनुपात दे रखा है 5:7 है, का पर पद का मतलब होता है आफ्टर, यानी आप कह सकते हैं बाद वाला पद, ठीक है। और तो उसके पूर्व पद क्या होगा, यानी पहले वाला पद। आप है इस क्वेश्चन को देखो, हालांकि क्वेश्चन में ये 2 शब्द डालने से उन्होंने कन्फ्यूज तो किया था क्वेश्चन में, लेकिन आपको मालूम होता है कि जैसे मैंने कहा 50 से पूर्व पद कौन सी संख्या होगी, तो आप कहेंगे 49, 50 के बाद कौन सी संख्या होगी वो 51 होगी। यही क्या है कि आपको ये अनुपात दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, ये 5:7 का पर पद, यानी ये 7 का मान दे रखा है 35, ये ध्यान रखना है। तो उसका पूर्व पद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये अनुपात में दे रखा है। हालांकि 5 का 6 होगा पूर्व पद, लेकिन हमें अनुपात में दे रखी है, वो डाटा के अनुसार चलेंगे, क्यों क्वेश्चन ने कहा है वो उसी के अनुसार। तो हम कहेंगे कि जो पर पद है यानी 35 दे रखा है, वो 7 जो नंबर है ना उसका दे रखा है मान 35, तो 1 का मान निकल के आएगा कितना, 7 पद 35 तो 5। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है तो पूर्व पद बताइए, तो यानी ये x की वैल्यू निकल के आई, क्योंकि कोई भी चीज़ अनुपात में होती है तो हम कोई भी डाटा उसके साथ x मान सकते हैं, y या कोई अन्य चीज़। तो ये x की वैल्यू 5 आई, और जो अनुपात में चीज़ होती है ना उन्हें हम जब संख्याओं के रूप में लिखते हैं तो आप इसमें x या कोई भी अन्य चीज़ें लगा सकते हैं, या x कोई भी, या y कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तो ये x की वैल्यू 5 निकल के आई थी, तो हमें ये 5 से गुणा इसलिए करना है क्योंकि ये पहले पूर्व पद है। तो यही पूछा था ना क्वेश्चन में, पूर्व पद क्या होगा, तो वो 25 हो जाएगा। अगर ये कहता पर पद क्या है तो 5 का गुणा हम 35 से कर, वो सॉरी 5 का गुणा 7 से करते तो 35 आता, लेकिन वो क्वेश्चन में ऑलरेडी 35 दे रखा है पर पद, ध्यान से देखा, तभी मैंने 7 बराबर 35 किया था। 7 की वैल्यू दे रखी है 35, तो 1 की वैल्यू निकल के आई थी 5, वो 5 का गुणा किया था मैंने 5x से, तो वो 25 हो गया। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये एक एक नियम से पूछा था, जब सिलेबस दिखा था ना तो उसमें एक एक नियम दे रखा था, वो ये वहीं से क्वेश्चन है। जैसे 4 आदमी हैं, एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 4 आदमी। ये MDH का एक फॉर्मूला चलता है, MDH, यानी आप है ये MDH बराबर M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2 होता है। तो ये चलते एक एक नियम आता है। तो ये 4 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये आप कह सकते हैं M1 हो जाएगा और यहाँ पर D1 हो जाएगा, दूसरी तरफ M2 हो जाएगा और D2 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि दूसरी तरफ कह रहा है बच्चे में कि 10 आदमी मल्टीप्लाई, फिर कह कितने दिनों में, तो हम इसे x मान लेते हैं। तो इस 0 से इसको काट दिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ गई 8। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 8 होगा ना वही राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई 329 रुपये एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को यानी कह सकते हैं 6% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो मैं यहाँ पर क्रय मूल्य को CP के नाम से मैं डिनोट करूँगा, यानी कॉस्ट प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस का मतलब वो सॉरी बेचने का मतलब होगा SP यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। बाकी ये हानि तो हानि है। देखो इसे कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपके जो कॉस्ट प्राइस था मैंने माना है कि 100 रुपये था, ठीक है। आपने इसे 6% की हानि पे बेचा है, यानी 100 रुपये की चीज़ को अगर 6% की हानि करेंगे इस पर यानी लगेगी, तो निश्चित तौर से ये 94 रुपये में आपने बेची होगी, तभी तो ये आपकी 6 रुपये की यहाँ पर हानि होगी, यानी परसेंट के रूप में निकालेंगे तो ये आपकी यही निकल के आएगी। या फिर मैं बता रहा हूँ कि इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, और या फिर मैं एक और तरीका बताऊँगा उससे भी कर सकते हैं। अब ध्यान रखना ये क्या थी, CP, यानी जो
कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और ये क्या है, ये एसपी है जो विक्रय मूल्य है। अब कह रहा है कि इतने रुपए में बेचने पर इतने % की हानि होती है, यानी ये विक्रय मूल्य है, ऑलरेडी कह रखा है उसने कि ये बेचने पर। तो ये 94 है ना, ये 94 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 329। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 329/94, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। डायरेक्टली आपने माना था सीपी, और मैं यही पूछा था कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिएगा। हमारे पास जो डाटा निकल के आया था वो आया था 329/94 गुणा 100। आप एक काम कीजिएगा, इसे 2 से काटिए 50 बार, इसे 2 से काटेंगे तो 4 और ये 7, 47 बार। अब 47 में अगर 7 से गुणा करेंगे ना तो ये डाटा ऊपर वाला आ जाएगा। तो यानी ये कितनी से कट 47 है, 47 में 7 का गुणा कर रहे हैं, यानी 47 से ये कितनी बार कट रहा है, 7 बार। ठीक है, अब ये ऊपर 7 बची और 50, और 50 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 35 यानी 350 आएगा। ये क्या आया था, सीपी आया था, हमें यही निकालना था सीपी। तो इसका राइट आंसर कहाँ है, 350। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार मैं इसे रफा कर देता हूँ। मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, अगर आप जानते हो, ये तो होता है बेसिक। ठीक है, एक होता है आप फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं, यानी जो % दे रखी है ना इसमें 6% हानि। अब मैं इसे डायरेक्ट इससे निकाल के दिखाऊंगा, इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो मैथ है ये केवल प्रैक्टिस और नए नए तरीक़ों पर डिपेंड करता है। किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी तरीक़ा से कीजिएगा, आंसर आना चाहिए। देखो ये कह रहा है कि 6% की हानि हुई है, तो हम लिखेंगे 6/100, क्योंकि % का मतलब ये 100 होता है। इसे 2 से काटेंगे 3 बार, इसे 2 से काटेंगे 50, यानी ये होता है कि ये कोई 50 रुपये की चीज़ थी, यानी सेलिंग प्राइस थी, जिस पर 30 रुपये की हानि हुई है। हानि को नेगेटिव या आप किसी भी चिन्ह से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि मैं हानि को माइनस से करता हूँ और जो प्रॉफिट होता है उसे प्लस से। तो मैंने आपको बताया 30 रुपये की हानि होगी, यानी आपने जो सीपी है वो कितना है, 50 रुपये, और लेकिन आपको 30 रुपये की इसमें हानि होगी। तो अब इसे कितने में बेचेंगे आप, 30 रुपये की हानि होगी तो हम नीचे तो उसे 47 रुपये में बेचेंगे इसे, तो ये होगी एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो ध्यान रखना, अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, जो सेलिंग प्राइस 47 है ना, वो यही तो कह रहा था 6% की हानि हुई है, और ये जो मान दे रखा है ना वो सेलिंग प्राइस ही है बेचने पर। तो यानी 47 बराबर डायरेक्टली 329 हो जाएगा। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 329/47। अब हमें चाहिए क्या, वो कह रहा था अब तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी जो सीपी होती है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप हमने सीपी कितना माना था, 50, तो यहाँ 50 का गुणा कीजिएगा। मैं गलत लिखा है 100, मैंने क्योंकि इससे पहले जो 100 को मान के किया ना उस वजह से लिख दिया था। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में मैंने जो फ्रैक्शन थे, यानी जो आपकी जो 6% दे रखी है, इस आधार पर कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर सीपी होगा वही रखना होगा यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे एसपी होगा वो यहाँ पर रखना होगा नीचे। जो चीज़ अगर यहाँ पे मान लीजिएगा क्रय मूल्य दे रखा होता ना ये वाला, तो फिर हम इस क्रय मूल्य के नीचे रखते हैं, यानी आप कह सकते हैं जो 329 है इसे फिर 50 को नीचे रखते हैं, क्योंकि ये क्रय मूल्य बराबर होता है। तो हम जब एक का मान निकालते हैं तब ऐसा करते हैं। और एसपी कितना दे रखा है, 47, तो 47 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार करना होता है जी, जो जिसके बराबर कह रखा है उसी के आधार पर। अगर इसे काटेंगे तो ये कटेगा 7 बार, और 7 का गुणा है आप 50 से करेंगे तो 7 × 35, ये 350 ही आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत है वो 40 है, तो उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो ये औसत पड़ी होगी, और जब हम सिलेबस देख रहे थे तो उसमें भी औसत था, आपने देखा होगा। तो नीचे तौर से यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो देखो 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, 3 × 40 कीजिएगा 120 हो जाएगा, ये संख्या आ गई। जैसा कि देख पा रहे होंगे, हमने बताया था कि 3 संख्याओं का अगर हम ये औसत दे रखा था 40, तो 3 संख्याओं का जो संख्या निकल के आएगी जिनका मान निकालेंगे तो 120 आ जाएगी। अगर 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो संख्या निकल के आएगी। ठीक है, 38 दूनी 76 ही होते हैं, तो ये संख्या निकल के आएगी। अगर ये संख्या में से अगर ये 76 घटा दें तो जो तीसरी संख्या होगी ना, क्योंकि 3 की ये 3 संख्याओं का मान दे रखा है, ये 2 संख्याओं का अगर इनमें से घटा देंगे तो नीचे तौर से जो आपकी तीसरी संख्या होगी वो निकल के आ जाएगी। तो इसे घटाएंगे तो 4, और इसमें से अगर 11 में से अगर 7 घटाएंगे तो 4, यानी 44 आएगी। तीसरी संख्या है वो 44 आएगी। और फिर भी आपका कोई अन्य लॉजिक आता है तो उससे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 108 नंबर है कि 3000 रुपये हैं 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। क्वेश्चन ध्यान से देखना है, इसमें आपको है ऐसा ही नहीं पूछी है, यानी सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए आप एक काम कीजिएगा ना। मिश्रधन में क्या क्या होता है, जो आपका जो मिश्रधन होता है अमाउंट बराबर होता है जो आपका मूलधन होता है, यानी जो प्रिंसिपल जिसे मूलधन बोलते हैं, और आपका एसआई का मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, यानी ये तो मिश्रधन होता है, ये का मतलब, और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। आप एक काम कीजिएगा, पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिएगा, जो मूलधन दे रखा है ना 3000 रुपये, इसमें जोड़ देंगे तो ये मिश्रधन निकल आएगा। और जिसे करने का तरीका ये होता है,
एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज बराबर PTR बटे 100 होता है। ये साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है। नॉर्मली ये सभी पढ़ाते हैं। ये प्रिंसिपल होता है, ये टाइम होता है, ये रेट होती है, बट्टे में 100 होता है। तो हम बताएंगे SI बराबर क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल है यानी जो आपका मूल्य है वो कितना है 3000 रुपये, और टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, और दर कितनी दे रखी 11, बट्टे में 100 हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, ये हो जाएगी आपकी 3 दूनी 60 और इंटू करेंगे 11, 11 का गुणा 0 से करेंगे 0 और 11 6 66, यानी 660 रुपये आ गई आपकी क्या, ये आ गई आपकी ब्याज रुपये। अब क्या कीजिएगा, ये तो हमारी ब्याज निकल के आई है, जबकि हमने कहा था मिश्र धन बराबर होता है कि जो आपका मूलधन होगा यानी प्रिंसिपल प्लस SI, जो SI है वो तो निकल के आएगी 660, और जो प्रिंसिपल है मूल्य कितना है 3000, तो इन्हें जोड़ लीजिएगा। अब जोड़ लीजिएगा, ये तरीका होता है कि आप है 3000 मूलधन दे रखा है, उसमें 660 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3660 हो जाएगा। यही राइट आंसर होगा, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो यही राइट आंसर होगा। और फिर अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, जो मैं जानता हूँ उस तरीके से बता रहा हूँ, आप अपना लॉजिक लगा के भी इसे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर से पूछा है, ये साधारण ब्याज से ही पूछा है। इसमें क्या है कि 2100 रुपये मूलधन है, 8% की ब्याज की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के जो वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिएगा। देखो इसे करने के विभिन्न तरीके हैं, आप चाहो तो इसे एक एक नियम से कर सकते हैं। एक एक नियम का मतलब इससे पहले हमने क्वेश्चन किया उस तरीके से कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली जो आपकी जो ब्याज होगी उनका अंतर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। देखो कैसे, आप चाहो तो इसे 8 दूनी 16 2 वर्ष का ये आपका SI हो जाएगा, और 38 24, तो इन दोनों का आप अंतर निकाल लीजिएगा, जो अंतर होगा वो डायरेक्टली निकल के और आपका आ जाएगा। देखो मैं करके बता देता हूँ। देखो मैं इसे करा रहा हूँ बेसिक से, हम बेसिक से ऐसे करते हैं, हम साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज बराबर लिखते हैं हम, जैसे मूलधन गुणा समय गुणा आपका दर बट्टे में 100 लिखते हैं। तो ये हम 2 वर्ष का पहले निकाल लेंगे, फिर 3 वर्ष का निकाल लेंगे, फिर 3 वर्ष की में से 2 वर्ष का घटा देंगे। तो ये तो हो गया सिंपल तरीका, ठीक है। आप 1 मिनट के अंदर इसे निकाल सकते हैं, आराम से ऐसे निकाल सकते हैं कि SI बराबर हम करेंगे, जैसे कि आपका मूलधन दे रखा है 2100 रुपये, और आपका दर दे रखा है 8%, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष। पहले हम 2 वर्ष का निकालेंगे, फिर 3 वर्ष का, फिर बाद में घटा लेंगे। तो आप एक काम कीजिए, बट्टे में 100 रख लीजिएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो का। अब इसे आप गुणा कर लीजिएगा। आप ऐसे काम कीजिएगा, देखो 8 दूनी 16 हो जाएंगे, 16 का गुणा 21 से करेंगे, 16 1 16 1 16, 16 दूनी 32 और 1 33, 300 कितना आ गया 36 आ गया। अब 3 वर्ष के लिए निकालेंगे, वही है 2100 मूलधन है, 8% की दर है 3 वर्ष के लिए, 00 0 से 0। अब ये कितना हो गया 38 24, 24 का गुणा करेंगे तो 24 1 24 16 की 2, और 24 दूनी 48 और 2 50, 48 और 2 50, यानी ये आ गया 504। अब देखो ये 3 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए, तो आप 3 वर्ष की में से 2 वर्ष का घटा लीजिएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि ब्याजों का अंतर क्या होगा, तो हम कहेंगे 504 माइनस 336 करेंगे तो कितना आएगा, अगर इसे घटाएंगे तो ये आएगा 14 में से 6 जाएगी तो 8 बचेगी, यहाँ पर रह जाएगी 9, 9 में से 3 जाएगी 6 बचेगी, और यहाँ पर रह जाएगी 4, 4 में से 3 जाएगी तो 1, यानी आपका 168 आएगा, वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और मैंने ये अंतर बताया ना साधारण ब्याज का 24 और 16, इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक तरीका आना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन भले ही 1 मिनट टाइम में लगता है, मतलब करने में मिलता है हमें समय परीक्षा में, लेकिन फिर भी आपको बेसिक रहेगा ना, तो कभी आप है क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, और ट्रिक के थ्रू जाएंगे ना। हालांकि ट्रिक ये है कि क्वेश्चनों में समय कम लगता है, और भी चीज़ों में समय मिल जाता है, यानी सॉल्व करने के लिए, ये बात भी सही है। तो देखो दोनों तरीके आने चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए और ट्रिक भी आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैसे एक साइकिल है, वो 1800 रुपये में खरीदी कर उसने 12% लाभ पर बेच दी, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी SP। देखो इसे SP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मूल्य दे रखा है 1800 और कितनी 12% लाभ है, तो यानी 112 हो जाएगा बट्टे 100, यही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 18 का गुणा कर लीजिएगा 112 से, 18 दूनी 36, 3 18 और 3 21, 16 की 2, 18 और 2 20, यानी इसका 2016 आ जाएगा विक्रय मूल्य, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है जैसे कि आपको बताना है कि 1 वर्ग मीटर है, यानी 1 वर्ग मीटर है, तो उसमें बताइए x वर्ग मिलीमीटर कितने होंगे। तो सिंपल है, क्या कीजिएगा, कह सकते हैं 1 मीटर में आपके 1000 मिली कह सकते हैं मीटर होते हैं, तो ये 2 बार है, तो ये 1000 इंटू 1000 करेंगे तो आपकी है 6 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि जब भी गुणा करते हैं दुगनी जीरो हो जाती है, ये आएगा मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपको इकाइयाँ चेंज करते हैं ना, वो उससे संबंधित है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि ये ए का मान ज्ञात करना है हमें, ये वाला, ठीक है, ए वाला ये। आप एक काम कीजिएगा, इसे मान को निकालने के लिए, देखो वैसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ये सिंपल ही क्वेश्चन है। एक काम कीजिएगा, देखो ये जो 90 है ना, तो नीचे तौर से ये भी 90 होगा, क्योंकि ये शीर्षा भी कोण होते हैं, रेखा गणित पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को आप जानते हो। हम एक चीज़ जानते हैं, रेखा के एक और बने कोणों का मान है 180 होता है रेखी कोण युग्म से, ठीक है। तो देखो 40 दे रखा है, 90 ये हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 130 हो जाएगा, और 5a और जोड़ लो, यानी हम जानते हैं कि रेखा के एक और बने सभी कोणों का मान 180 होता है। तो 40 + 90 + 5a और बराबर हो जाएगा 180। आप कीजिएगा 5a बराबर ये हो जाएगा 130, तो 180 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा 50, इधर 5a है। अब a की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 5 से ये कट जाएगी, a बराबर 10 डिग्री आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है दी गई आकृतियों का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का मतलब होता है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, ये तीन चीज़ें होती हैं तो उसे तो हम आयतन कहेंगे। और जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है तो उसे बोलते हैं हम क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में 2D होते हैं, वो आते हैं लंबाई चौड़ाई वाले, और 3D में ऊंचाई जुड़ जाती है तो उससे वो 3D चीज़ें हो जाती है, जैसे घन, घनाभ, बेलन और अन्य चीज़ें भी आती हैं। तो हम देखते हैं, तो आयतन देखो इसकी ये तो मान लेते हैं लंबाई L हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और क्या है लंबाई चौड़ाई, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी 2 तो आप है LBH होता है, LBH, ठीक है। तो L कितनी है इसमें, ये 3y है, क्योंकि ये वाली और ये वाली लंबाई समान होगी, तो 3y मल्टीप्लाई b का मान है यहाँ पे दे रखा है ये रहा y, क्योंकि ये y है ना, ये नीचे भी y होगी और यहाँ पे भी y होगी, ठीक है। तो y मल्टीप्लाई, अब क्या दे रखा ऊंचाई आपकी दे रखी 2y। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखो संख्या से संख्या का गुणा कर लीजिएगा, 3 दूनी 6, बाकी है आप जब मल्टीप्लाई जैसे 2 बार कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो क्यू हो जाएगा, तो ये 6/q हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 15 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है, यानी ये 15 है मीटर स्क्वायर है। आप बताइएगा ये किससे निकल के आ सकता है। देखो ये कह रहा है पहला ऑप्शन, एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर हो, यानी एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 15 मीटर है, और ये क्षेत्रफल पूछा है, ये ध्यान रखना। तो एक है बराबर करेंगे, यानी एक वर्ग की भुजा दे रखी है कितनी 15, ए बराबर दे रखी है 15, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा, जबकि हमें तो 15 लेके आना है, तो ये तो होगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 3 वर्ग हैं और प्रत्येक की ए बजाय, तो ए बराबर 5 है, और ए का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, पर 25 को गुणा 3 से करेंगे क्योंकि 3 वर्ग थे, तो ये 75 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, 5 वर्ग हैं, यानी 5 वर्ग हैं, ठीक है, और प्रत्येक की भुजा 3 है, तो ए बराबर 3 है, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 9 हो जाएगा, और फिर 9 का गुणा 5 से करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो फिर राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, क्योंकि 15 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग की भुजा है 1, और ए बराबर दे रखी है 1, इसका वर्ग करेंगे तो भी ये 1 ही आएगा, और 1 का गुणा 15 से करेंगे तो ये 15 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है ये समचतुर्भुज, ये अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं समचतुर्भुज से। अब ये कह रहा है आकृति में दी गई माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, ये सूत्र मालूम हो चाहिए। समचतुर्भुज का जो आपका परिमाप होता है वो होता है 4a, यानी जो ये भुजाएं होती है ना वो समान होती हैं। तो एक काम कीजिएगा, ये इसके विकर्ण दे रखे हैं, ये 12 का है तो नीचे तौर से ये भी 12 का होगा, क्यों होगा वो मैं अभी बताऊंगा। ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा, क्योंकि जो समचतुर्भुज होता है ना इसके विकर्ण है ना बराबर होते हैं, यानी बराबर मीन्स ये वैसे नहीं होंगे, यानी ये लंबाई है ना ये 2 बराबर भागों में कट जाती है, ये भी लंबाई है ना ये विकर्ण की, ये भी 2 बराबर भागों में कट जाती है, तो इसका मतलब ये 12 है तो ये भी 12, तो यानी x + y बराबर 12 है, समझना। फिर कह रहा है ये कह रहा है कि x + 2 बराबर ये दे रखा है इधर का भाग इधर का भाग, तो आप एक काम कीजिएगा ये समीकरण फर्स्ट रख दीजिएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा x + 2 बराबर 5। क्यों कर रहे हैं 5, क्योंकि ये वाला भाग है ना और ये वाला भाग बराबर होंगे विकर्ण के, क्योंकि मैंने बताया था ये मध्य से ये दोनों भाग बराबर कट जाते हैं, तो हम कहेंगे x बराबर ये हो जाएगा 5 - 2, तो x की वैल्यू निकल के आई 3, इस 3 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे x की, 3 + y बराबर ये हो जाएगा 12, और y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 है, ये 12 में से घटेगी तो y की वैल्यू निकल के आएगी 9, यानी x की वैल्यू निकल के आई 3, y की वैल्यू आएगी 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कह क्या रहा है, हमें तो केवल ये पूछा था कि इसका तो आप परिमाप याद कीजिएगा, ठीक है। ये तो आपने ये मान निकाल लिए है x y के, तो x y के मान निकालने के बाद आपको क्या मालूम पड़ा कि x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगी, कौन सी ये वाली भुजा निकल के आगे। अब है यहाँ का कह रहा है ये वाली भुजा कितनी आएगी, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 9 है, तो 3 + 9 बराबर 12। मैंने कहा ना ये वाला विकर्ण है और ये वाले विकर्ण बराबर हो जाते हैं, ये यानी बराबर भागों में कट जाते हैं, ये समचतुर्भुज की विशेषता होती है। हालांकि ये देखा जाए तो इसका भी मान 5 है, इसका भी 5 है। अब देखो अब क्या होने वाला है, अब आएगा परिमाप, कैसे आएगा देखो,
जैसे कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला समचतुर्भुज त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अरे यार सीधा हो जा। ये वैल्यू दे रखी 5, ये दे रखी 12, ठीक है। और ये कोण होता है 90 का, तो इसके सामने वाला हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा लंब। तो आप एक प्रमेय जानते होंगे, त्रिभुज में पढ़े होंगे, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग, सॉरी कर्ण का वर्ग, जो कर्ण का वर्ग है वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो आधार दे रखा है 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे, प्लस लंबाई दे रखी है 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे। ये कर्ण की वैल्यू आ जाएगी जो हमें पूछा गया। अब कर्ण क्यों निकाल रहे हो आप कहोगे, कर्ण इसलिए निकाल रहे हैं, ये भुजा है, अगर ए बराबर 1 भुजा निकल गई तो बाकी 4 का गुणा कर देंगे, तो इस वजह से समचतुर्भुज का परिमाप निकल के आ जाएगा, इस वजह से कर रहे हैं। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, 5 का वर्ग और 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ेंगे 169 आ जाएगा, और बाकी ये के का वर्ग हटाएंगे तो ये अंडर रूट में 169 हो जाएगा, बाकी बाहर निकालेंगे तो 13 आएगा, यानी ए की यानी के कर्ण बराबर कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई 13। अगर आपको यहाँ पर ट्रिपलेट मालूम था त्रिभुज का कि 5, 12 और तीसरी भुजा जो कर्ण आएगी ना वो 13 आएगी, ये ट्रिपलेट होते हैं त्रिभुज के, तो ये आनी चाहिए। आते तो डायरेक्टली आप लगा सकते थे कि ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 आएगी तीसरी भुजा, तो 13 हो गई एक भुजा, बाकी ये भी 13 क्योंकि भुजा सभी समान होती हैं। अब बाकी है हमें परिमाप ज्ञात करना था, ए की वैल्यू दे रखी है आप, और इसका परिमाप होता है 4 गुणा ए, तो इस 13 की वैल्यू रखेंगे तो 4 गुणा 13, 13 चौक 52, तो इसका राइट आंसर 52 आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने है जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी कर लिए हैं। मोस्टली 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से थे, 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे, तो इस प्रकार ये 30